Greetings to everyone. Hope you all are good with your family and take care of yourself. चलिए, लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था दैट वाज रिलेटेड टू फेज स्पेस. ठीक है, इसमें हमने नंबर ऑफ फेज सेल्स की वैल्यू फाइंड आउट करी थी. तो ये जो फेज सेल फेज स्पेस है ये सब कुछ एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स में से हैं. ठीक है, आपने इसको ठीक ढंग से मेरे ख्याल से कवर कर लिया होगा. आज हम उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं और आज एक बेसिक आइडिया लेंगे. पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स का और साइज़ का, और फिर एक टर्म डिस्कस करेंगे दैट इज़ नोन एज बीटा पैरामीटर. तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल. एन डिस्टिंग्विशेबल particles in K compartments. K compartments of unequal size. ठीक है, आर्टिकल को एक बार ध्यान से समझो क्या हमें डिस्कस करना है. हमारे पास n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है. n डिस्टिंग्विशेबल का मतलब 1, 2, 3 और n है, सारे अलग अलग हैं, पहचाने जा सकते हैं. इनको हमने k कंपार्टमेंट्स में रखना है. k कंपार्टमेंट्स. ठीक है, k कंपार्टमेंट्स का मतलब क्या है कि एक तो होता है फेज स्पेस. ये स्पेस है हमारे पास, कोई एक पर्टिकुलर स्पेस. इस स्पेस के अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हमने डिवाइड कर दिए. लेट अस से दीज आर द कंपार्टमेंट्स, और नाउ यू कैन सी दैट दीज ऑल आर द कंपार्टमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइज. ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, और ये सबसे छोटा है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल इन के कंपार्टमेंट्स. के कंपार्टमेंट में है जिनके साइज भी अनइक्वल है. ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें पहले कुछ अजम्पशंस करनी पड़ेंगी और उन अजम्पशंस के बेस पर इसको आगे डिस्कस करेंगे. अब हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे पास फेज स्पेस, जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं. ग्रेटर देन h³ होती है क्वांटम के अंदर फेज स्पेस का जो वॉल्यूम था हमारे पास. ठीक है, इस फेज स्पेस को हम डिवाइड करते हैं फिर वॉल्यूम्स कंपार्टमेंट्स में, और ये कंपार्टमेंट डिवाइड होते हैं. जैसे ये कंपार्टमेंट्स एक कंपार्टमेंट है ये, तो इस कंपार्टमेंट के अंदर हमने सेल्स डिवाइड कर दिए हैं जिनको हम फेज सेल्स का नाम देते हैं. और लास्ट आर्टिकल में हमने ये भी देख लिया था कि जो फेज सेल्स हैं उनका साइज कितना हो सकता है. ठीक है, तो आज हम एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल को के कंपार्टमेंट्स इक्वल साइज के लिए डिस्कस करने वाले. तो सबसे पहले हमने क्या एजम्प्ट करना है. Here the compartment is supposed to be divided into very large number of the compartment is divided into large number of small size compartment. और वो small size compartment को क्या कहते हैं हम? ऑफ, आप इसको सब कंपार्टमेंट का नाम भी दे सकते हैं, सब कंपार्टमेंट. और ये सब कंपार्टमेंट एक्चुअल में है क्या? सेल्स. यानी हमने क्या करा, कंपार्टमेंट को डिवाइड कर दिया लार्ज नंबर ऑफ सेल्स में. लेकिन यहाँ कंडीशन थी कि इनका साइज अलग अलग है.
लेकिन जो इसके अंदर सेल्स बनेंगे, सेल्स, हर एक के अंदर जितने भी सेल बने, चाहे पहले के अंदर 10 बने, इसके अंदर 6 बने, इसमें 4 बने, इसमें 3, इसमें 3 या 1 या 2 जो भी बने, उन सब का साइज सेम रहेगा। यानी कंपार्टमेंट को डिवाइड करा है सब कंपार्टमेंट यानी सेल्स में, हैविंग आइडेंटिकल और सेम साइज, हैविंग सेम साइज। ठीक है, ये चीज़ हम मान करके यहाँ चल रहे हैं, सेम सेल्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब ठीक है, इसको इसके हिसाब से इसको हम पॉइंट्स में लिखें तो ईच सेल हैज़ सेम साइज, सभी सेल्स का साइज कितना है, सेम है। जैसे किसी का एक प्लॉट है, ठीक है, 100 गज का, उसमें रूम्स बना दिए, ठीक है, तो एक ये कंपार्टमेंट है हमारा, ये पूरा कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट में जितने रूम्स बने हैं वो सारे के सारे 10 बाई 10 के बना दिए हमने, 10 बाई 10, 10 बाई 10, 10 बाई 10। एक दूसरा प्लॉट है वो है 200 गज, इसमें भी जितने भी प्लॉट बनाए, जितने भी रूम्स बनाए हमने, वो भी कितने के बना दिए, 10 बाई 10 के। तो ये जो 10 बाई 10 मैंने बोला है, ये हैं सेल्स। अब ये कंपार्टमेंट छोटा था, ये कंपार्टमेंट बड़ा है, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन साइज सभी सेल्स का क्या है, सेम है। तो ईच सेल हैज द सेम साइज। फर्स्ट अजम्पशन ये करनी है। सेकंड अजम्पशन, द साइज ऑफ सेल इज very small as compared to compartment, given compartment यानी कंपार्टमेंट 100 गज का था, रूम सिर्फ 10 बाई 10 का है, तो साइज जो है सेल का कंपार्टमेंट के कंपैरिजन में बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये दो अजम्पशंस हम मान करके यहाँ पर इसको चल रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि जब साइज ऑफ द सेल बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो एक कंपार्टमेंट में बहुत सारे सेल्स आ सकते हैं, क्योंकि साइज छोटा है सेल का और सभी सेल सेम साइज के हैं। ये अजम्पशन मान करके हमने डिस्ट्रीब्यूशन करना है n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का k कंपार्टमेंट। पहली चीज़ तो हमने इसके अंदर ये पढ़ ली, अजम्प्ट कर लिया कंपार्टमेंट को सेल में और सभी सेल सेम साइज के, और वो गिवन साइज जो है बहुत स्मॉल है। दूसरी चीज़, अब जनरल आइडिया लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का। जनरल आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम, पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, अभी सेल्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमने अजम्प्ट कर लिया सेल इक्वल हैं और स्मॉल साइज के हैं कंपार्टमेंट के हिसाब से। अब हम पार्टिकल्स को एक जनरल वे में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जनरल वे में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? लेट अस consider a distribution in which number of particles in different compartment are पहले कंपार्टमेंट में n1, दूसरे में n2, फिर n3 और k कंपार्टमेंट हैं तो लास्ट में k। ठीक है, अभी सेल्स की बात नहीं, सिर्फ आइडिया ले रहे हैं पार्टिकल को कंपार्टमेंट में किस तरीके से रखना है। चाहे पहले कंपार्टमेंट में कितने भी सेल हों, हमें नहीं पता कितने हैं, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स डाल दिए हमने और वो n1 है। दूसरे
कंपार्टमेंट में n2 पार्टिकल्स और kth कंपार्टमेंट में n के पार्टिकल्स डाल दी। अब सेल्स कितने भी हों उसमें वो अलग चीज़ है, पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टिकल्स का, ठीक है। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू nk, दीज आर फिक्स एंड दैट इज इक्वल टू n, ठीक है। n का मतलब फिक्स हैं ये पार्टिकल्स। नाउ द नंबर ऑफ now the total number of ways in which n distinguishable particles can be arranged among themselves क्या मतलब हुआ इसका कि टोटल पार्टिकल कितने हैं, n है, n पार्टिकल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज हमने पता लगाने हैं कितने हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, फैक्टोरियल n, ठीक है। एक पार्टिकल कहीं भी किसी भी कंपार्टमेंट में जा सकता है, तो वो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अपने आप में n फैक्टोरियल के वे में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया कि हमारे पास 10 पार्टिकल हैं, तो 10 पार्टिकल कोई भी पोजीशन ले सकते हैं, कोई भी पोजीशन का मतलब वो पहली भी हो सकती है, वो दूसरी भी, वो तीसरी भी, चौथी भी, और फिर वो 10वीं भी हो सकती है। यानी कि अगर हम बात करें तो एक पार्टिकल अपने आप में जो भी पोजीशन ले सकता है वो इतनी ले सकता है 10, तो दूसरा भी 10 ले सकता है, तीसरा भी 10 ले सकता है, चौथा भी 10 ले सकता है, तो n पार्टिकल्स कितने ले सकते हैं, n फैक्टोरियल्स। n फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, 10 है तो 10 को 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई कर दो, इतनी पोजीशंस आ सकती हैं किसी भी पार्टिकल की, ठीक है। चलिए, ये तो बात हुई n नंबर ऑफ वेज में पार्टिकल्स अरेंज हो सकते हैं कितने। देयरफॉर n पार्टिकल्स इन फर्स्ट कंपार्टमेंट। अब बात करते हैं एक कंपार्टमेंट की। फर्स्ट कंपार्टमेंट कैन बी अरेंज among themselves in way फैक्टोरियल n1, ठीक है। एक ही कंपार्टमेंट में, एक कंपार्टमेंट में n1 पार्टिकल हैं हमारे पास, सॉरी n पार्टिकल्स, n पार्टिकल फर्स्ट कंपार्टमेंट में कैन बी अरेंज्ड देमसेल्व्स अलोंग n1 तरीके से रखे जा सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये कि मान लिया आप 60 स्टूडेंट्स हैं और एक क्लासरूम है, ये कंपार्टमेंट, ठीक है। तो आप फर्स्ट पोजीशन पर पहला आ सकता है, दूसरी पर दूसरा आ सकता है, तीसरी पर तीसरा आ सकता है, ऐसे ही पूरे रूम के अंदर कहीं भी जा सकते हैं आप। तो 60 पार्टिकल, ठीक है, एक कंपार्टमेंट के अंदर फैक्टोरियल 60 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। और अगर कंपार्टमेंट दूसरा होता तो n2, तीसरा होता तो n3 एंड सो ऑन। और ये अपने आप में एक मीनिंगलेस अरेंजमेंट है। मीनिंगलेस का मतलब पोजीशन ए की पहली भी हो सकती है, पोजीशन ए की दूसरी भी हो सकती है, पोजीशन ए तीसरी पोजीशन पर भी हो सकता है, ठीक है। तो अपने आप में पोजीशन चेंज करना, दैट इज ए मीनिंगलेस अरेंजमेंट। ये हम चीज़ पहले डिस्कस कर चुके हैं।
number of arrangement can be n1 factorial which are meaningless arrangement. ठीक है, सिमिलरली n2 particles in सेकेंड कंपार्टमेंट कितने हो सकते हैं? कैन बी अरेंज n2 फैक्टोरियल, ये n1 कर लेना यहाँ पर, क्योंकि n1 पार्टिकल्स को एक कंपार्टमेंट में इतनी पोजीशंस पर आ सकता है। ऐसे ही n2 पार्टिकल्स n2 फैक्टोरियल पोजीशंस ले सकते हैं। तो इसका मतलब बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मीनिंगलेस है सब कुछ, मीनिंगलेस अरेंजमेंट फॉर ए सिस्टम इज गिवन बाय n1 की पोजीशन फैक्टोरियल में मीनिंगलेस, n2 में n2 की भी मीनिंगलेस, n3 की भी मीनिंगलेस, और kth कंपार्टमेंट के लिए भी दैट इज मीनिंगलेस। ये सारे के सारे मीनिंगलेस अरेंजमेंट हैं। अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं सब चीज़ें, अगर प्लस हो रहा है तो हम समेशन का यूज़ करते हैं, लेकिन जब मल्टीप्लाई होता है तो एक नए सिंबल का यूज़ करना है एंड दैट इज नोन एज पाई। ठीक है, जैसे समेशन लगाते थे वैसे ही पाई लगाना है। आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के k तक है और n i फैक्टोरियल है। ठीक है, 1 पुट करेंगे तो 1 आ गया, 2 पुट करेंगे तो 2 आ गया। पाई का मतलब मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे सारे के सारे। समेशन होता है तो क्या होते हैं? ऐड होते चले जाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब पाई से रिप्रेजेंटेशन i इज इक्वल टू 1 टू लेकर कहाँ तक है? k तक, और n i फैक्टोरियल है। ठीक है, आल्सो ये तो है मीनिंगलेस अरेंजमेंट सारी की सारी। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होगी हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट इज इक्वल टू मीनिंगफुल। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए आप लोगों को पता होनी चाहिए। मीनिंगफुल इनटू में मीनिंगलेस, मीनिंगलेस, मीनिंगफुल और मीनिंगलेस। और टोटल अरेंजमेंट कितनी होती हैं? फैक्टोरियल n टोटल हो गई है। मीनिंगफुल हमने निकाल रखी है, मीनिंगफुल को हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का नाम भी दे चुके हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मीनिंगफुल को, और ये W से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, तो फैक्टोरियल n इज इक्वल टू W यानी कि मीनिंगफुल, मल्टीप्लाई में मीनिंगलेस कितनी है? दीज आर द मीनिंगलेस। पाई i इज इक्वल टू 1 टू k और फैक्टोरियल n i। ठीक है, देयरफॉर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, W की वैल्यू क्या आ गई यहाँ? थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी यानी कि W दिस इज इक्वल टू, ये उधर चला गया, फैक्टोरियल n अपॉन में ये सारा कुछ, पाई i इज इक्वल टू 1 टू k फैक्टोरियल i n i। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ये हमने दूसरी पार्ट को डिस्कस कर लिया है। अब हमें ये पता चल गया कि कितने तरीकों से k कंपार्टमेंट में हम पार्टिकल्स को अरेंज कर सकते हैं। मीनिंगफुल कितने हैं हमारे? मीनिंगफुल कितने हैं? टोटल डिवाइडेड बाय मीनिंगलेस, ये हमारा मीनिंगफुल आ गया है, और इसको थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का नाम दे देते हैं। ठीक है, यानी हम डिस्कस ये सब कुछ कर रहे हैं n पार्टिकल्स को के कंपार्टमेंट्स ऑफ अनइक्वल साइज। तो पहले तो हमने जनरलाइज करा सेल की फॉर्म में, ठीक है, लेकिन अभी सेल का आइडिया नहीं दिया, सिर्फ हमने पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करा है, टोटल निकाल लिया क्या सिस्टम हो सकता है हमारे पास अरेंजमेंट का। ठीक है, अब
इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं स्पेस सेल के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल बाय डिवीजन ऑफ स्पेस इनटू सेल्स। अब इसको सेल्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सेल्स इक्वल साइज के हैं, कंपार्टमेंट अनइक्वल साइज। सेल्स को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी से। अब देखते हैं द नंबर ऑफ वेज इन विच n1 पार्टिकल, n1 पार्टिकल किस कंपार्टमेंट में डाले थे हमने? के कंपार्टमेंट, K1 में। ठीक है, तो n1 पार्टिकल के कंपार्टमेंट में है, और के कंपार्टमेंट में शेल कितने हो गए? G1 सेल। अरेंज इन, इसमें शेल को G से रिप्रेजेंट करते हैं, तो n1 का मतलब n1 पार्टिकल्स हो गए, K1 का मतलब कंपार्टमेंट्स, और G1 का मतलब सेल्स। सारे फर्स्ट हैं। ठीक है, G1 सेल्स। क्या निकाल रहे हैं हम? नंबर ऑफ वेज, कितने तरीकों से ये पार्टिकल इस कंपार्टमेंट की इतनी सेल्स में अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अब तुमने एक पीछे आर्टिकल पढ़ा था, 2 माइक्रोस्टेट हैं हमारे पास। ठीक है, माइक्रोस्टेट, 2 माइक्रोस्टेट थी, 2, और पार्टिकल थे 3। तो कैसे अरेंज करते थे हम इसको? 2 की पावर 3, या जनरल फॉर्मूला क्या था? 2 की पावर n, 2 के लिए 2 की पावर n। और अब यहाँ कितने हैं? g हैं, तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इज g1 की पावर n1। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर है ये, क्योंकि ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। 2 सेल होते थे तो उसमें 3 पार्टिकल को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो G1 है, N1 के लिए क्या होगा? G1 इंटू में n। ठीक है, तो सेकंड पार्टिकल कैन बी अरेंज इनटू G2 वेज। क्या लिख सकते हैं उसको? G2 और इसकी पावर n2, ये हो जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ इक्वली, क्योंकि सारे सेल्स इक्वल साइज के हैं, इक्वली likely ways in which the particles are arranged in shells is given by टोटल नंबर कितने हो सकते हैं जितने हम पार्टिकल्स को अरेंज कर सकते हैं सेल्स में? G1 की पावर n1 इंटू में G2 की पावर n2 और Gk की पावर nk। ठीक है, और इसको डिनोट कर दिया कैपिटल G से हमने। ठीक है, तो अब हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को सेल्स में रिप्रेजेंटेशन दे दी है। ठीक है, ये n1, G1 n1, G2 n2, Gk nk। तो अब ये सेल्स में अरेंज कर दिए। ये तरीका था, यानी कि मीनिंगफुल अरेंजमेंट कितने थे। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, for thermodynamic probability
in this case is obtained by multiplying with arrangement of particles into cell, arrangement of particle into cells, यानी कि सेल्स के साथ उसके अरेंजमेंट जो आई है, पहले तो हमने कंपार्टमेंट के हिसाब से देखा लेकिन अब सेल्स के साथ है, तो टोटल हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी आएगी उसको हम W डैश से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये तो थी कंपार्टमेंट की, ऊपर वाली थी कंपार्टमेंट के लिए, अब सेल्स की भी आ गई, तो टोटल थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हमारे पास, N1 N2 Nk, दिस इज इक्वल टू, पहले किस में करे हमने, सेल्स के कंपार्टमेंट्स में, यानी कि मीनिंगफुल अरेंजमेंट, n फैक्टोरियल पाई I इज इक्वल टू 1 to k ni फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी g1 की पावर n1 इंटू g2 की पावर n2 एंड gk की पावर nk। सो दिस इज द टोटल अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इनटू द सेल्स, hence the probability of the particles into the cells is given by this formula। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर सकते हैं, ये देखो ये भी g1 g2 और gk की फॉर्म में है, तो दिस कैन आल्सो बी रिटन इनटू द प्रोडक्ट पाई, और वी कैन राइट दिस वैल्यू एज w डैश, दिस इज इक्वल टू फैक्टोरियल n ऊपर वाला एज इट इज है, ठीक है, इनटू में पाई k इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 1 से लेकर के k तक, ऊपर क्या था gi ni, और नीचे क्या था n1 n2, और ये हो गया हमारा ni फैक्टोरियल। So we can write this value like this, g1 g2 लिखने की बजाय सिर्फ फैक्टोरियल n को बाहर लिख लिया और प्रोडक्ट के साथ इस वैल्यू को भी लिख दिया हमने, क्योंकि ये तो इसके नीचे था ही, ठीक है, अब दोनों ही के आई के साथ चल रहे हैं, तो i इज इक्वल टू k और ये वैल्यू चलती रहेगी, तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला। आगे के लिए इसको आपने याद रखना है, यानी जब हम नंबर ऑफ सेल्स में पार्टिकल्स को अरेंज करेंगे तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्रैम्प कर लेना है इसको, n फैक्टोरियल i की वैल्यू 1 से लेकर के कंपार्टमेंट्स में, gi शेल्स, ni नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, दूसरी वीडियो शुरू करेंगे।